हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आई थिंक फेमिलियर विद द क्लास 10th, इजीली आपने कर लिया होगा। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वन इज द किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। बेसिकली दो हैं आपके पास, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है दैट वन इज about current. Suppose I1, I2, I3, I4. According to this law, total current meeting at a point in any closed circuit is always zero. Total current at any point in a closed circuit be zero. Sign convention: incoming current taken as a positive and outgoing current taken as a negative. यहाँ हम बात करें that becomes I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0. Or you can say I1 plus I2 equal to I3 plus I4 means total incoming current इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो अपन ये भी कह सकते हैं इन एनी क्लोज सर्किट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट नेट करंट इनकमिंग मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द टोटल करंट आउटगोइंग। दिस वन इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ दैट स्टेट्स दैट net EMF, or you can say potential difference here, total potential difference in any closed loop, is equal to sum of product of current and resistance. Kirchhoff's second law states that summation E equal to summation IR. Sum of the potential difference, or you can say EMF, must be equal to sum of the product of current and resistance. Now sign convention, whether we have considered IR positive or negative, EMF positive or negative. For this particular graph, two cells, points are A, B, C, D, E, F. IR be taken as positive if direction of current is same as that of the loop. जो आपने लूप कंसिडर किया है, यदि करंट उसी डायरेक्शन में है then IR product will be positive. If in opposite direction it should be considered as a negative. एंड फॉर केस ऑफ EMF, जो टर्मिनल आपके पास आता है फर्स्ट, सपोज मैंने लूप लिया A B C D A to B, नो रेजिस्टेंस नो EMF. दिस फर्स्ट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज देयर, सो इट बी काउंटेड एज ए नेगेटिव, इट विल काउंटेड एज ए नेगेटिव। और हम बात करें पहले इसमें करंट का, तो यहाँ सपोज करंट I1 है, ये I2 है, क्योंकि बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड जाता है नेगेटिव के इनवर्ड, सो ये I2 रहेगा, ये I2 रहेगा, और यहाँ पर आप I3 कहेंगे। तो ई पॉइंट पे यदि मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करूँ तो आप कहेंगे बेटा I1 प्लस I2 is equal to I3. This one is Kirchhoff first law. I1 plus I2 is equal to I3. Or you can say net incoming current is equal to outgoing current. यदि मैं बात करूं किरचॉफ सेकंड लॉ, तो किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं समेशन E माइनस समेशन IR इज इक्वल टू 0। इसमें अंतर क्या रहेगा, जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं,
आई आर का तो सेम लेंगे। जैसे मेरे पास लूप है बेटा AEFDA, दिस वन, तो जब मैं यहाँ से चलूँगा तो I1 R1 I2, सॉरी ये करंट आएगा आपके पास I1, क्योंकि यहाँ था I3, इधर जाएगा I2 तो इधर आएगा I1। तो यहाँ मैं I1 R1 लूँगा पॉजिटिव, यहाँ टर्मिनल फर्स्ट आएगा नेगेटिव, तो मैं इसको नेगेटिव ही लूँगा। जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये, तब आपने EMF लेना है अपोजिट, जो भी टर्मिनल आए उसका अपोजिट। लेकिन यदि हम ऐसे लेते हैं तो आपने जो टर्मिनल आया फर्स्ट वैसा ही आपने लेना है। इसको मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। दिस वन इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फॉर द सेकेंड लॉ, कंसिडरिंग द लूप AEFDA, यूज किरचॉफ सेकेंड लॉ। यहाँ देखिए A to E, नो सेल और बैटरी, नो रेजिस्टेंस, कुछ नहीं आएगा। E to F, करंट I3, रेजिस्टेंस R3 एंड दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। I3 R3 क्या आएगा? पॉजिटिव। सिमिलरली आगे जाएंगे, ये I1 R1 सेम डायरेक्शन दैट ऑफ द लूप, इट इज आल्सो पॉजिटिव, बट दिस वन इज माइनस टर्मिनल हेयर, तो इसको लिखेंगे -E1 इज इक्वल टू 0। I3 R3 I1 R1 -E1 इज इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली आप लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास लूप है BEFCB, दिस वन इज द लूप BEFCB। तो बेटा यहाँ से चलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, I3 R3 पॉजिटिव रहेगा और I2 R2 भी पॉजिटिव रहेगा और E2 आपके पास नेगेटिव इज इक्वल टू 0। लास्ट, दैट वन इज द लूप ABCDA, ये वाला लूप आपने लेना है, बड़े वाला। A to B, नो सेल नो रेजिस्टेंस, कुछ नहीं आएगा। B to C, फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव, फॉर द सेल E2, तो अपन E2 लिखेंगे पॉजिटिव। फिर ध्यान दीजिए, अपन इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो I2 R2 क्या आएगा? नेगेटिव। फिर आगे C to D, नो सेल नो रेजिस्टेंस, कुछ नहीं आएगा। D2 आगे बढ़ेंगे, I1 R1 सेम डायरेक्शन दैट ऑफ द लूप, ये पॉजिटिव रहेगा, I1 R1 एंड -E1 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, इन फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ्स लॉज दे आर एप्लीकेबल फॉर द क्लोज लूप। तो आपने ये लूप लिया है, इसमें हमने बड़े वाला लिया ABCDA, ओके। इसमें आपको किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है, यानी यहाँ से चले, पहले आपके पास सेल आया EMF E2 का, पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट है, E2 भी टेकन एज पॉजिटिव। फिर आया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन लूप डायरेक्शन के अपोजिट है या लूप के अगेंस्ट है। लूप के अगेंस्ट का मतलब नेगेटिव, I2 R2 नेगेटिव। यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से आगे चलेंगे भाई तो आप देख पाएंगे करंट और लूप डायरेक्शन सेम है, अपन लिख देंगे पॉजिटिव I1 R1 एंड फर्स्ट टर्मिनल आता है इसका नेगेटिव, दैट इज -E1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है, कंफ्यूज नहीं होना है। बुक के अंदर साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, इफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट अपोजिट टू दैट वन शुड बी टेकन एज EMF। मान लीजिए पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है तो आपने पॉजिटिव लेना है, लेकिन वो आपको गिवन है किसके रिगार्डिंग? इसके रिगार्डिंग। यानी कि जब आप इस तरीके से लिखेंगे, सपोज मैं यहाँ लूँ, मैं इसको ये लिख देता हूँ तो भी सही है। अब आप जो बुक में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
I3R3 पॉजिटिव लूप की डायरेक्शन में, I2R2 पॉजिटिव लूप की डायरेक्शन में, फर्स्ट टर्मिनल आया नेगेटिव, अपन लेंगे पॉजिटिव, E2 इक्वल टू का निशानी है। यदि मैं लिखता हूँ माइनस इक्वल टू 0 तो ये, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिंपली ये याद कर लेना है क्या, सम ऑफ EMF एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0. So this one about the Kirchhoff's law. अब इसका एप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपने किया है, दैट वन इज व्हीटस्टोन ब्रिज. Wheatstone bridge, a bridge like structure of 4 resistances that is P, Q, RS and a galvanometer connected here and cell, this one A, B, C, D. देखिए सपोज यहाँ करंट आपके पास आई है, यहाँ आपके पास जाता है I1, सो दिस करंट बिकम्स I माइनस I1. पॉइंट ए पे आपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाया, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, और टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट. यहाँ से आई, ये गया I1, ये बच जाएगा I माइनस I1. अब आपने क्या करना है, यहाँ करंट लेना है, सपोज IG. अब I1 में से IG जाएगा तो बेटा यहाँ क्या आएगा, I1 माइनस IG. अब यहाँ आ जाइए, दिस करंट इज IG, this one is I minus I1. what about this current, I minus I1 plus IG. और यहाँ देखिए I माइनस I1 माइनस जी ये आया, और ये करंट ये रहा, नेट करंट आपके पास क्या आ गया, I. इट मीन्स आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है. यहाँ जो डायरेक्शन आपने दी है, ज़रूरी नहीं है आपने B to C D देना है. आप सपोज D to B देंगे तो बेटा फिर यहाँ पर माइनस IG आ जाएगा, यहाँ पर प्लस IG. कोई नहीं, इसमें अब जो भी चलेंगे किरचॉफ्स लॉ के, वहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस वन इज द ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रेजिस्टेंसेज PQRS. ओके, वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर a closed loop ABDA. yes, resistance P, current I1 in the loop direction, so you can say PI1. if the galvanometer resistance G, then it is on the same way IG into G. but यहाँ D to A आप इधर जा रहे हैं, करंट आपके अपोजिट है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0. दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली आप यहाँ ले लीजिए लूप. लूप है आपके पास BCDB, B to C सेम डायरेक्शन, तो आएगा पॉजिटिव. दैट वन इज I1 माइनस IG इंटू Q. यहाँ ध्यान दीजिए, आप जा रहे हैं C to D और करंट है अपोजिट, तो नेगेटिव आएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, और ये भी नेगेटिव आएगा माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0. क्लियर हुआ? तो ये आपके पास था किरचॉफ सेकंड लॉ. अब इसमें आपने कंडीशन लेना है
if galvanometer current is 0, or you can say there is no deflection in the galvanometer, what will happen? इस इक्वेशन में रख दीजिए, वैल्यू बनेगा Pi1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया बेटा क्योंकि Ig 0 है, ये उधर पॉजिटिव हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू आर। सिमिलरली यहाँ आइए, Ig 0 मीन्स I1 इंटू क्यू, ये 0, इसको राइट साइड ले जाइए, I माइनस I1 इंटू एस। नाउ you have to divide equation 3rd by 4th. I think this will cancel, answer is, या condition is P by Q equal to R by S. This condition for the Wheatstone bridge is the condition of balanced Wheatstone bridge. In this condition we consider this Wheatstone bridge is balanced Wheatstone bridge. कैसे? Suppose this one is 4 ohm, this one is 4 ohm, this one is 4 ohm, this one is 4 ohm. It means 4 by 4 1, 4 by 4 1. It means no current flowing through this one. बेटा मान लीजिए यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस आपके पास है, सपोज यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पास है, दैट वन इज 4 ओम, ये सब ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस इज 4 ओम, एंड यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड सी। अक्रॉस ए एंड सी हम देखेंगे तो सीरीज और पैरेलल दोनों फेल हो जाएगा। क्यों? सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ P को बता सकता हूँ, ए रेजिस्टेंस P इज देयर, मैं दिस 4 ओम एंड क्यू 4 ओम को कंसीडर नहीं कर सकता वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। सिमिलर कंडीशन हेयर, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल यू कैन नॉट कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड सी। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर, मीन्स व्हेन in bridge like structure ratio of the top left to the top right if is equal to top bottom to the right bottom, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अक्रॉस बी एंड डी नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा 4 by 4 यहाँ से करंट नहीं आएगा, यहाँ से करंट नहीं आएगा, मतलब दिस रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट प्रेजेंट और नोट, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है कोई इफेक्ट नहीं है। अब ये सिंपल है, बोथ टू आर इन सीरीज 8 ओम, दीज टू आर इन सीरीज 8 ओम, बोथ आर इन पैरेलल दैट इज 4 ओम। तो इस तरीके से अपन व्हीटस्टोन ब्रिज का, दैट इज फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल, दिस वन इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस वन इज 5 ओम, 10 ओम एंड 25 ohm and 50 ohm, and this resistance is, that one is 30 ohm. Terminals are A, B, C, D. सपोज हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड C, A एंड C। तो A एंड C में आप देखिए 5 by 10 that is 1 by 2, 25 by 50 that is 1 by 2. It means this there is no current across B and D, means presence of this resistance is not effective. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये दोनों कैसे हो जाएगा सीरीज में, that one is 15 ओम और नीचे वाला आपका दोनों कैसा है
सीरीज में, दैट वन इज 75 ओम। और ये आप सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 75 इंटू 15 अपॉन 75 प्लस 15 दैट इज 96। और ये आ गया आपके पास 3 2 जा 25, आंसर इज 12.5 ओम। इस तरीके से आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाई नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, इसी में सपोज हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना अक्रॉस बी एंड डी, तो बी एंड डी तो सिंपल है। बी एंड डी सिंपल कैसे है, देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस 30 ओम, राइट, दीज टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, सो वन कॉमन रेजिस्टेंस दैट बिकम्स 60। मैं इसका सिंपलेस्ट डायग्राम लेता हूँ। दिस वन इज 30, टर्मिनल इज बी, दिस वन इज डी, दीज टू इन सीरीज दैट बिकम्स 60। अगेन these two are in series, 25 plus 5 again 30। अब तीनों कैसा है, पैरेलल, सो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 60। एलसीएम 60, 2 प्लस 2 प्लस 1, 5 बाई 60, दैट वन इज 12 ओम। यानी ये नहीं है कि हमने ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर देखा और ओ अरे ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपने इस चीज को ध्यान रखना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तभी कंसीडर होगा बैलेंस्ड जब आप अक्रॉस ए एंड सी ले रहे हैं। यदि आपको इफेक्टिव बी एंड डी लेना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जरूरत ही नहीं, सिंपली सोल्व हो रहा सीरीज एंड पैरेलल से। दीज टू आर इन सीरीज, दीज टू आर इन सीरीज, देन 3 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। प्रॉब्लम आता है अक्रॉस ए एंड सी। ए एंड सी में आप विद द हेल्प ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको कॉन्सेप्ट आएगा क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, P बाई क्यू R बाई एस। मीन्स यदि ये कंडीशन है अक्रॉस दिस एरिया करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं, क्योंकि ये कंडीशन P बाई क्यू R बाई एस कब आया था, व्हेन IG इक्वल टू 0, नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन। आप इसको दूसरी टर्म में ये भी कह सकते हैं, पोटेंशियल एट B एंड D इज सेम। आप ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड D इज 0। आप ये भी कह सकते हैं if no current across 30 ohm resistance, its presence is not effective। तो ये आपके पास सिंपल हो गया। These two are in series 25, these two are in series 75, both are in parallel। तो आपने आज जो है मैंने कम दिया है कार्य, सिंपली किरचॉफ्स लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 100% आता है क्वेश्चन इस पे बेस्ड। सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस you have to practice on the topic of balanced Wheatstone bridge and its numerical. Thank you.